फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन, देखिए सेल नोटेशन ये दिया हुआ है पूरा, इसके लेफ्ट में बाय कन्वेंशन एनोड होता है, राइट, ये याद रखें, और बाय कन्वेंशन राइट साइड में हमेशा कैथोड होगा। एंड वी नो गाइस, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव या पॉजिटिव तो चेंज हो जाता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो। अगेन कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है ना। इससे अगर मैं इसकी रिएक्शन बनाऊं, एट एनोड क्या होगा, H2 ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट गाइस। नाउ अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि ये पीटी रोड क्यों ली है मैंने, इसका क्या मसला है, तो आप देखिए गाइस, आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, देखिए जब भी यहाँ पे मेरा रिड्यूस हो रहा है, ये गैसेस मेरा जो एलिमेंट है गैस, और ये कि जो एच आयन है वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं, राइट। तो हाइड्रोजन की ऐसा कोई रोड नहीं होती। देखिए गाइस, जब भी कभी मेरा कोई एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और मेरा एलिमेंट सॉल्यूशन में जा रहा है या गैसियस कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं हमेशा कोई इनर्ट रोड ले लेता हूँ। सो पीटी का सिर्फ ये मसला है कि रोड लेने में काम आ गई है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे गाइस, +4 से +2 पे रिड्यूस हो रहा है, तो एज सच कहीं पे डिपॉजिट ही नहीं हो रहा सॉल्यूशन में, इसलिए मैंने रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए कोई रोड तो लूंगा, चार्ज बाई सर्किट मुझे पूरा करना पड़ेगा, तो प्लेटिनियम यहाँ पे ले लिया, राइट। आई होप गाइज समझ में आया होगा, बेसिक थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें वीडियो में। सो एट कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो M+4 ने जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, तब ये M2+ में आया होगा। तो इसका मतलब जब ये ओवरऑल जो रिएक्शन होगी क्या हो जाएगी, नेट रिएक्शन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कट गए, H2+ M4+ 2H आयन प्लस M2+, राइट। नाउ गाइज, ये मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए लिखा है, एक्चुअली हो क्या रहा है आप डायरेक्टली भी यहां से देख सकते हैं। देखिए ई सेल की वैल्यू दी गई है इसमें फॉर्मूले की फॉर्म में, और 10⁻x है, कुछ वैल्यूज दी गई हैं और मुझे x की वैल्यू बतानी है। ऑब्वियसली ये अगर आप देखते हैं इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है और सेल देखा, तो आपको पता है कि जो ई सेल होता है EMF, राइट, नर्स्ट इक्वेशन है। फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन जो ई सेल है आपका क्या होता है, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n सेल log of 10 of concentration of products अपॉन concentration of reactants, राइट गाइज। नाउ n क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ट्रांसफर हो रहे हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्चुअल नेट रिएक्शन में, वो ये है। तो इसमें देखेंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस रिएक्शन में देखेंगे, राइट। सो N0 सेल की वैल्यू होगी 2। तो E0 सेल क्या होता है गाइज, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, राइट। बाकी का ये सारा का सारा माइनस 0.059 अपॉन n, यहाँ 2 लिख देता हूं मैं। लॉग प्रोडक्ट क्या है, H आयन की कंसंट्रेशन 2 है तो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई M2+ डिवाइडेड बाई H2 है, हाइड्रोजन गैस है तो कंसंट्रेशन ही प्रेशर लेंगे pH2, राइट, मल्टीप्लाई बाई ये कंसंट्रेशन ऑफ M4+, दोनों आयंस, राइट गाइज। अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर आप E कैथोड माइनस E एनोड बनाएंगे, राइट साइड में आपका कैथोड है, राइट, तो E0 यानी M4+2 से M2+ में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो कैथोड E0 सेल जो हाफ सेल रिएक्शन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, 0.151। नाउ गाइज रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, यहां भी रिडक्शन ही हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, तो 0.151। अब इस पे हो रहा है हाइड्रोजन का, राइट। नाउ वी नो गाइज, हाइड्रोजन के लिए जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होगा, राइट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा SHE। सो ये क्या होता है, हमेशा 0, क्योंकि इसी से हम हाइड्रोजन का ही हम बेस लेके बेसिकली रिएक्शन करते हैं, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, इसमें 0 ही होगा, 0 का -0 0 ही होता है। सो इसका मतलब आप जब ये वाला देखेंगे तो माइनस ये पूरा 0.51 ही हो जाएगी ओवरऑल, 0.51 माइनस 0 0। नाउ आगे अब इनकी वैल्यू पुट करनी है बस गाइज हमें जस्ट। सो ई सेल की वैल्यू क्या दी गई है, 0.092। सो 0.092
ये माइनस ये क्या 0.5151 0.151 माइनस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन क्या हुआ है 1 मोल है तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई M2 प्लस की कंसंट्रेशन नहीं दी गई है, सिंपल वैल्यू रखते रहे, अपॉन P H2 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा 1, राइट, क्योंकि यहाँ 1 बार दिया हुआ है, सो ये दिया हुआ है सब हमें, डिवाइडेड बाई M4 प्लस इसका कंसंट्रेशन, इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आकर क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ M2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन M4 प्लस का कंसंट्रेशन, यानी 0.151 माइनस 0.092। नाउ ये इक्वल हो जाएगा 0.059 के, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.59 अपॉन 2 लॉग ऑफ, देखिए ये क्या दिया हुआ है लॉग ऑफ M2 प्लस अपॉन M4 प्लस की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है 10⁻⁻⁴, तो यहाँ ये वैल्यू रख दे, सिंपल ये इससे कट गया, राइट। अब सिंपल कैलकुलेशंस हैं गाइस, 2 इधर ले जाए तो log x log 10 हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा, तो log 10 बेस है ये 1 हो गया, x इक्वल्स टू 2, राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल कैलकुलेशंस थी गाइज और कुछ नहीं, राइट गाइज। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है इज x इक्वल्स टू 2 यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 Faraday of electricity is passed through a solution of copper sulfate. The mass of copper deposit at the cathode is. Now देखिए गाइज इन्होंने कहा है कोई भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे 2 रोड्स हैं, राइट। सपोज एक जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ना सपोज ये कॉपर रोड है, तो कॉपर आयन बेसिकली रिडक्शन हुआ होगा, तो Cu2 प्लस से इन्होंने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इस पे डिपॉजिट होने लग रहा है, बेसिकली ये इन्होंने समझाने की कोशिश किया। अब इन्होंने क्या कहा है कि 2 Faraday इलेक्ट्रिसिटी पास करी है थोड़े सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड इज। नाउ गाइज इसके मल्टीपल तरह के वे हो सकते हैं जिस तरह से आप इसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ईजी तरीका बताता हूँ, बेसिकली फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। अब देखिए आपका इससे क्या होगा, बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा भी वीक होगा इसमें। 1 Faraday बेसिकली क्या है, देखिए गाइज एक बात तो आप याद रखिए, Faraday चार्ज होता है बेसिकली, राइट। सो चार्ज पर सेकंड इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कराई होगी, तो Faraday क्या है चार्ज है। सो 1 Faraday हमेशा 96500 कूलम्ब के इक्वल होता है। नाउ 1 Faraday क्या होता है कि चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास, राइट। सो 1 Faraday जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये उतना, या चार्ज पास करते हैं, ये उतना चार्ज है जितना किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास को बेसिकली डिपॉजिट करने में काम आता है। सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करने के लिए इन्होंने कह दिया। सो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास या मोलिकुलर वेट जो भी होगा डिवाइडेड बाई n। n क्या है, नंबर ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं, राइट। नाउ Cu मैंने इसमें क्या बताया था आपको, CuSO4 है, यानी Cu2 प्लस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे तब Cu हुआ, यानी जो Na की वैल्यू यहाँ पे 2 है। सपोज NaCl होता तो यहाँ Na प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन लेके Na में कन्वर्ट करना होता, तो यहाँ N की वैल्यू 1 हो जाती, राइट। सो N की वैल्यू होगी यहाँ पे 2। सो जो मोलिकुलर मास है आपका Cu का, Cu2 प्लस ही कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सो कन्वर्ट क्या आएगा इसका 63.5 इसका एटॉमिक मास हो गया, और डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 Faraday को जब आपने पास कराया तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मोलर मास को अगर मैं n से डिवाइड कर दूं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो मेरा इक्विवेलेंट मास होता है, ये मेरा कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली 2 Faraday का पूछा है, 2 Faraday क्या हो जाएगा, सिंपली इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ 63.5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। सो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 63.5 ग्राम्स, ये आपका आंसर हो। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, कोई फॉर्मूला लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है, सिंपल आपको ये सोचना है 1 Faraday की वैल्यू क्या है। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, वही आप उसी से चेक कर सकते हैं, +3 0, राइट, +7 +2, राइट। सो इधर क्या होगी आपकी +6 +3, और इधर 0 से नेगेटिव, तो सब में ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन हो गया।
नाउ बेस्ड ऑन दिस डेटा गिवन अबव स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी, मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैपेबिलिटीज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग एजेंट कैपेबिलिटीज के। जो जितना ज्यादा आरपी ईआरपी यानी रिडक्शन पोटेंशियल उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है, देखिए ये 1.51 मैक्सिमम है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, MnO4 नेगेटिव ने जब इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स मान लेता हूं अभी, सो इसने Mn2+ में कन्वर्ट हुआ होगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स हुआ खुद का रिडक्शन करा के दूसरे का ऑक्सीडेशन कराया होगा, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी डी। Mn2+ नहीं होगा, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया था, राइट। क्यों, क्योंकि यहां से अगर Mn2+ तो फॉर्म हो रहा है, MnO4 नेगेटिव एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, राइट गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन was carried out by passing 10 milliampere current. Time required to liberate 0.01 mole of H2 gas at cathode is, टाइम बताना है और ये 1 फैराडे की वैल्यू बता दी है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, देखिए सपोज ये आपकी एनोड है एंड ये कैथोड है। सो बेसिकली एक्वस NaCl सॉल्यूशन लिया गया है, तो इसका मतलब Na+Cl नेगेटिव है आपका इसमें सॉल्यूशन में, और एक्वस है तो यानी वाटर भी है, H आयन और OH नेगेटिव भी। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। नाउ गाइज इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, राइट। क्योंकि आप, आई होप गाइज आप कर तो सकते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिक ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखिए एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन हो रहा होगा। 4 आयंस हैं, कैसे हो रहा होगा, देखिए गाइज एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो ClNOH है। अब क्या होगा, देखिए गाइज मैं आपको एक टिप बताता हूँ। टिप ये है, जब भी आपके सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव हो और आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा डिपॉजिट होगा, राइट, या किस पे रिएक्शन होगी, तो हमेशा आप Cl नेगेटिव को चूज करेंगे, OH नेगेटिव को नहीं, राइट। ये मैं एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। एंड अगर आपके मीडियम में SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव है, समझ रहे हैं, और आपको देखना है कि किस पे रिएक्शन होगी, यार कौन सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नेगेटिव आयंस में से, तो हमेशा OH नेगेटिव करेगा, राइट। इसमें Cl नेगेटिव करता है, इसमें OH नेगेटिव करता है, समझ में आपको। तो जब Cl नेगेटिव करेगा इस केस में, जैसे देखिए Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, जैसे इस केस में क्या था, NaCl के केस में Cl नेगेटिव आ गया। सपोज मैंने आपको HCl दे दिया, तो इसमें H आयन Cl नेगेटिव, इस केस में Cl आ गया, या H2SO4 दे दिया इस केस में, या Na2SO4 दे दिया। तो किसी तरह आपके आयंस ये वाले हैं, तो आप कंफ्यूज हो, आप ये याद रख लें, राइट। आपको मैं क्वेश्चन का एक छोटा सा एक हल टिप दे रहा हूं कि जब भी ये हो ना, तो OH नेगेटिव हमेशा रिएक्शन होगी इस पे। OH नेगेटिव बेसिकली क्या करेगा, H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इधर Cl नेगेटिव क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में, राइट गाइस। सो आई होप आपने लिख लिया होगा, याद रखेगा इसको। सो देखिए इसमें रिएक्शन क्या हो रही होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, इसमें से आप Cl नेगेटिव को चूज करेंगे, तो Cl नेगेटिव ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। 2 Cl नेगेटिव हो तो Cl2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये, इस पे Cl2 गैस लिबरेट हो रही है। एट कैथोड जब आप देखेंगे तो H आयन Na+ की क्या लिबरेट होगा, देखिए गाइस Na+ H आयन। जब भी कभी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो एलिमेंट्स है, जैसे Na हो गया, K+ हो गया, या Mg2+ हो गया, कैल्शियम हो गया, राइट। और ये एक्वस सॉल्यूशन में दिए गए, मोल्टन स्टेट में नहीं है, ध्यान रखिए, यानी H आयन मेरे प्रेजेंट है, तो ये कभी भी रिड्यूस नहीं होंगे, राइट। इस पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये कभी भी रिड्यूस नहीं हो रहे, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है इनका H आयन से बहुत ज्यादा होता है। सो अगर आपको इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नहीं दिया गया, तो आप इसको ऐसे समझ के चल सकते हैं। सो हमेशा Na+ एंड H आयन में Na+ नहीं होगा रिड्यूस, H आयन होगा, राइट। समझ में आपको, इसीलिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए ना तो आप झट से कर दें। तो H आयन जब रिड्यूस होगा तो इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे ऑब्वियसली, और H2 गैस में चला जाएगा, तो 2 2 बैलेंस कर देते हैं।
अब इन्होंने क्या किया कि जो ये 1 एम्पियर करंट बेसिकली मिली एम्पियर करंट पास करा कितना 10 मिली एम्पियर। तो H2 गैस जो बनी इस पे लिबरेट हुई है, राइट, वो 0.01 मोल जो लिबरेट हुई है उसका टाइम पूछा गया। पहली बात, आई होप आपको समझ में आ गया। मैं 2-3 पॉइंट आपको बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन पे, वो मैं बता चुका हूं। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू कर लें। वी नो कि W इक्वल्स टू जेड क्यू, चार्ज होता है IT के इक्वल, राइट, एंड Z होता है आपका इक्विवेलेंट वेट अपॉन F फैराडे इंटू I इंटू T। I क्या है? करंट, T टाइम, E इक्विवेलेंट वेट, F फैराडे जो कि यहाँ 96500 दी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 फैराडे कितना होता है चार्ज, कि चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस। नाउ गैसेस के केस में होगा चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 मोल ऑफ गैस। समझ में आपको? ग्राम इक्विवेलेंट वेट या चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 मोल ऑफ गैस इज 1 फैराडे। जो मोलिकुलर मास है H2 का वो क्या है? 2, राइट। सो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 2 है, 2 है। देखिए H2, Cl2, O2 इन सब में जिसमें 2 है सब में N की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1। समझ में आया गाइस आपको? अगर आप इसमें देखेंगे तो इन सब की वैल्यू अगर मैं पुट करना शुरू कर दूं तो E की वैल्यू होगी 1, F है 96500, I है 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ राइट, एंड T पूछा हुआ है। सिर्फ मुझे W ही नहीं पता। अगर मुझे W पता लग जाए सारी वैल्यू पता लग जाएगी। मुझे कहा गया है कि 0.01 मोल ऑफ H2 लिबरेट हुई। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास हो जाएगा इसका, यानी 2। सो मास ऑफ 0.01 मोल ऑफ H2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.01 यानी 0.02, राइट। अब इसको इसमें पुट कर दें, यानी 0.02 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/96500 इंटू ये क्या हो जाएगा? 10/10 ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे इजी रहेगा, इंटू T। अब पूरी जब इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो T विल बी इक्वल्स टू 19.3 इंटू 10⁴ सेकेंड्स, एंड योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं ये सब समझाना चाह रहा था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम। नाउ गाइज बेसिकली 2 टाइप के हम जो सेल पढ़ते हैं, एक तो होता है गैल्वेनिक सेल जिसको आप वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ना इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको एक हल्का सा एक टिप दूंगा, एक हमेशा याद रखिएगा, जैसे गैल्वेनिक सेल है या वोल्टाइक सेल है, ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। इट इज अ इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, यानी ये बिजली का सोर्स है, बिजली देता है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इट नीड्स बिजली, इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये तो केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी दे देता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये रिएक्शन करने के लिए लाइट चाहिए होती है। इसमें 2 चीज समझ में आ गई हमेशा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, एंड कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। एक तो बात ये, एंड दूसरी बात अगर आप ये याद रखें कि जो नेगेटिव चार्ज है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, वे हमेशा नेगेटिव जो प्लेट है, चार्ज्ड प्लेट है, उससे पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करती है हमेशा। अगर आपको ये चीज छोटी सी ध्यान है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ट्रिक्स भी बहुत है ऑनलाइन, लेकिन थोड़ा सा बेसिक भी पता रहना चाहिए ना। अब देखिए, वी नो कि जो गैल्वेनिक वोल्टेज सेल में 2 डिफरेंट कंटेनर्स होने चाहिए, साल्ट ब्रिज से या फिर एक पोरस। अगर आप ये सेपरेशन बना दें तो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई सेपरेट पोरस जो या सेपरेट कंटेनर्स की जरूरत नहीं होती। इसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, राइट गाइस। समझ में आपको?
ना इसमें बेसिकली क्या है, दो रोड्स हैं, इसमें भी दो रोड्स हैं आपकी। ना मैं अपना बाई कन्वेंशन गाइस लेफ्ट वाली को हमेशा एनोड मानता हूँ, ए पहले आता है एनोड, और राइट वाले को हमेशा मैं कैथोड मानता हूँ। आप भी इसी तरह माने तो सही रहता है, राइट, एनोड एंड कैथोड। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये लाइट के सोर्स की तरह बिहेव करता है, यानी अगर मैं यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिसिटी का ये बल्ब लगा दूं, बल्ब है लाइट बल्ब, तो ये जलने लगेगा जैसे रिएक्शन होगी। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, इसमें क्या है, आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी, ऐसे एक बैटरी लगाएंगे तब इसमें रिएक्शन होगी। अब देखिए इसका मतलब जो अब आप एक बात चीज रखिए, जो मेरा आउटपुट है, यानी इसमें क्या है, बल्ब जलना मेरा आउटपुट है, मेन ऑप्शन, मेन जो काम है सेल का। इसमें क्या है, जो मेन काम क्या है, इसमें अंदर रिएक्शन होना मेन काम है। तो इस बात को अगर आप याद रख लें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे एक्सटर्नली मूव करते हैं, मेन रिएक्शन बाहर है आउटपुट, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्सटर्नली मूव करते हैं, समझ, ये एरो की डायरेक्शन याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स इंटरनली मूव करते हैं। सो अगर आप एनोड को लेफ्ट और कैथोड को राइट मानते हैं तो आपका क्या हो गया, ये जो ये क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है ये याद रख लें, राइट। अब जैसे मुझे वोल्टेज सेल दिया, गैल्वेनिक दिया, तो मैं ये मान सकता हूं कि इसमें इस तरह अबोव द रिएक्शन हो रही है, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, तो यानी नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज ये, एंड इंटरनली इसमें इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं इधर, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होंगे। तो क्योंकि इसमें मेन रिएक्शन बाहर भी हो रही है, लेकिन मेन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, मेन रिएक्शन क्या हो रही है, अंदर हो रही है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो यानी इस केस में कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन इस पे हो रहा होगा, इस पे रिडक्शन हो रहा होगा, इस पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा, इस पे रिडक्शन ही हो रहा होगा। तो आपको ये डायरेक्शन याद हो गई गाइज, आई होप गाइज आप समझ में आएगा। तो इंटरनली या सॉल्यूशन में, और ये एक्सटर्नली, इंटरनल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा आपको गाइज। सो इससे आपका ऑप्शन क्या हो गया, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी ये कैथोड टू एनोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, राइट गाइज। सो फ्लो इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यस ये सही है, फिलहाल तो सही लग रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई, नहीं इंटरनल सप्लाई है, ये गलत हो गया। कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, यस सही चल रहा है, ये सही है। एनोड टू कैथोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, ये गलत है। नाउ अब देखिए गाइस, अगर ये आपका सिंगल ऑप्शन वाला, एक ही सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला अगर है ये ऑब्जेक्टिव की, इसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन है, तो जो मोर करेक्ट क्या है, सी, क्योंकि इसमें इंटरनल सप्लाई दी है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी आंसर। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस है, आप इसमें ए को भी आंसर लगाएंगे, समझ आएगा इस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनोड इन सॉल्यूशन है, कैथोड टू एनोड ही हो रहा है, राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The gas X at 1 atm is bubbled through a solution containing a mixture of 1 molar Y negative, My नहीं है ये कंफ्यूज मत होइएगा, 1 molar Y negative, right, and 1 molar Z negative at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। X पास करी है और Y नेगेटिव है, सॉल्यूशन देखिए क्या है, इसमें गैस X पास करी है और इसमें Y नेगेटिव है और Z नेगेटिव है इसमें। इफ द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज Z की Y से ज्यादा देन X, देन, अब देखिए गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, राइट, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उतना ही बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट, राइट गाइस। नाउ अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ये है, तो मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, Z सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन Y, देन X। एंड अगर रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बनाऊंगा वो उल्टा हो जाएगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट X, देन Y, देन Z। अब जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूं, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, Z कैन ऑक्सीडाइज Y एंड X, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है,
उससे फिर कम उसका भी, सपोज मैं वैल्यू दे दूं 10, 20 एंड 30 ऐसे हाइपोथेटिकल, राइट। सो इसका मतलब क्या है, Z कैन ऑक्सीडाइज Y एंड X, Y कैन ऑक्सीडाइज X लेकिन Z को नहीं कर सकता क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। सिमिलरली जो X है वो ऑक्सीडाइज ना तो Z को ना Y को, किसी को नहीं कर सकता, उसे रिड्यूस कर सकता है। समझ रहे हैं आप गाइस मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका मतलब क्या है, Y will oxidize X and not Z, Y will oxidize X and not Z, Z ये सही है। Y will oxidize Z and not X, ये गलत है। Y will oxidize both X and Z, गलत है क्योंकि इसका जितना, अगर ज्यादा वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। सिमिलरली Y will reduce both X and Z, ना Y can reduce Z, उल्टा हो जाएगा ना, Y कैन रिड्यूस, अगर इधर रिडक्शन एजेंट का वाली ऑर्डर आ गया तो इसका मतलब क्या है, X कैन रिड्यूस Y एंड Z, Y कैन रिड्यूस Z बट नॉट X, राइट, एंड Z किसी को भी नहीं रिड्यूस कर सकता। तो इसका मतलब Y विल रिड्यूस बोथ X एंड Z, Y Z को तो रिड्यूस कर सकता है लेकिन X को नहीं कर सकता, राइट। सो ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, ए। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The standard reduction potential values of three metallic cations X, Y, Z are ये respectively. The order of reducing power यानी reducing agent की capabilities। वही अगेन गाइज E reduction potential क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा reducing agent capabilities के। Now X, Y, Z को आप इनके E reduction potential के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें। तो इसके अकॉर्डिंग X जो जिसका 0.52 है रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा है Z से जिसका है रिडक्शन पोटेंशियल -1.18, और इसका ज्यादा है Y से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम दिया -3.03। यानी अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, यानी Y सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, देन Z, देन X। तो YZX आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट, यानी ऑप्शन ए। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट फॉर द हाफ रिएक्शंस आर एज, रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं इनके हाफ रिएक्शंस के, और EMF इस सेल के जो रिएक्शन है वो बताना है। नाउ गाइज इसमें अगर आप गौर से देखें Fe2 प्लस है वो रिड्यूस हो गया Fe में, राइट। सो मेरी जो ये हो रही है रिएक्शन अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो Fe2 प्लस ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे तो Fe में कन्वर्ट हो गया होगा, एंड अगेन Zn है ये कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस में, यानी ऑक्सीडाइज हो गया। सो Zn ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे तब Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ होगा, राइट। अगर मैं इसको बैलेंस करके चेक भी कर लूं ये नेट रिएक्शन हो जाएगी। नो गाइज ये क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, मैं अगर कोई पूछेगा तो ये कैथोड पे हो रही है, अब ये क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हमेशा एनोड पे हो रही होगी, राइट। सो अगर मैं इसका आपको फॉर एग्जांपल, मैं इससे रिलेटेड नहीं है गाइज लेकिन जस्ट पूछ रहा हूँ आपको, सेल नोटेशन वो साल्ट ब्रिज वाला बताने को कहूँ तो क्या होगा, वी नो ये साल्ट ब्रिज हो गया, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड वाली रिएक्शन होगी यानी Zn से Zn2 प्लस, और राइट साइड में हमेशा कैथोड वाली होगी यानी Fe2 प्लस से Fe में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा गाइज आपको? नाउ इसमें कोई PT से सेल कुछ नहीं यूज होगा क्योंकि दोनों में रोड्स बन रही हैं, ये यूज हो रही है, राइट। सो ये आपको जस्ट मुझे बताना था। नाउ ऐड कर ले गाइज, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कट गए और आपकी Fe2 प्लस प्लस Zn और Zn2 प्लस प्लस Fe यही रिएक्शन बन गई। नाउ अगर आपको इसको देखेंगे तो ये Fe2 ये वाला जो एनोड है Fe2 प्लस से ये इसका इनवर्स है, तो यानी E नोट इसका क्या हो जाएगा -0.41। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का दिया हुआ है, इस पे एक्चुअली में रिडक्शन हो रहा है तो उल्टा साइन हो जाएगा -0.41, और ये तो सिंपल जो कि तू ही लिखी है तो इसका मतलब 0.76 ऐसी हो जाएगी। तो E नोट जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड कर दूं दोनों को तो -0.41 प्लस 0.76, राइट गाइस। सो आंसर क्या हो जाएगा 0.35 इज योर करेक्ट आंसर, राइट गाइस। सो वोल्ट्स, और ये हो गया आपका ऑप्शन बी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, इसके बारे में बताना। तो गाइज लेड स्टोरेज बैटरी को तो आपको अगर ये क्वेश्चन करना है तो होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो
अगर ये आंसर रटा हुआ है तो ठीक है, तभी हो सकता। देखिए गाइज, वैसे जब भी आप लेड स्टोरेज बैटरी पता करें, रिएक्शन सारी जो भी हैं, अगर वो आपको करनी है ना, तो आपका जो ये सेल नोटेशन है लेड स्टोरेज बैटरी का, वो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। और बहुत ही ईजी है सारी रिएक्शन को याद करने के बजाय। देखिए पीबी एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, पीबी से PbSO4 साल्ट ब्रिज, H2SO4 इसमें एक्वस यूज होता है, और PbO2 से पीबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली कैथोड की रिएक्शन है, एंड दिस मस्ट बी ऑफ एनोड, क्योंकि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड नोटेशन यूज किया जाता है, राइट। नाउ अब ये तो ठीक है, ये बता दिया। अब आपको हल्का सा एक आइडिया देता हूँ लेड स्टोरेज बैटरी में क्या है। देखिए गाइज, एक कंटेनर होता है, एसिड प्रूफ कंटेनर बोलते हैं इसको, मोटा सा। घर में आपके बैटरीज होगी ना गाइज, वही होती है बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। और ये काफी मोटी प्लास्टिक से बना होता है, आपने देखा होगा। बेसिकली एसिड प्रूफ है, यानी एसिड जब इसमें डालेंगे तो ये लीक नहीं करेगा। सो बेसिकली इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, ऑब्वियसली एनोड की एंड कैथोड की। हालांकि इसमें सिर्फ एक एनोड एक कैथोड नहीं होती, मल्टीपल होती है। यानी लगभग अगर पेयर की बात करूं तो मिनिमम 6, यानी 12 टोटल इलेक्ट्रोड, 6 एनोड एंड 6 कैथोड, एक के बाद एक के बाद एक। तो बस मैं आपको समझाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ, राइट। सो अब सब इसमें देखिए, जो ये लेफ्ट वाली है सपोज एनोड हो गई, एंड राइट वाली होगी आपको कैथोड। समझ में आ रहा आपको गाइस ना? अगर याद हो कि जो हमारे घर की बैटरी है वो हम चार्ज भी करते हैं, डिस्चार्ज भी करते हैं। तो जो ये रिएक्शन है बेसिकली क्या है, डिस्चार्जिंग की है। यानी जब वो लाइट सोर्स की तरह यूज करें, यानी बल्ब लगाते हैं यहाँ पे, अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है। यानी एनोड पे ये रिएक्शन होने लग जाएगी, यानी PbO2 PbH2SO4, और जो कैथोड पे है ये वाली रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। सो अब इसमें बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि डिस्चार्जिंग के में क्या होता है वो पूछा गया है। नाउ लेड स्टोरेज बैटरी में बेसिकली जो एनोड है आपकी वो होती है लेड की। बेसिकली क्या है, लेड पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड, समझ रहे? कुछ स्पॉन्जी लेड होता है, स्पॉन्जी, तो उसको आप एनोड की तरह यूज कर रहे हैं। और जो कैथोड है उसमें वो भी लेड की बनी होती है। ये तो स्पॉन्जी लेड के साथ कवर कर देंगे इसको क्या कर देते हैं, इस लेड वाली जो रोड्स है इस पे बेसिकली हम PbO2 को कवर कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं। समझ में आपको गाइज मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है, लेकिन एक बात समझ जाएंगे गाइज, बहुत आसान हो जाएगा। एनोड पे सिंपल PB है, इस पे PbO2 है। समझ में आपको? स्पॉन्जी लेड और PbO2, ये एनोड है, कैथोड है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बेसिकली 38% H2SO4 सॉल्यूशन का होता है, राइट गाइस। सो मैंने आपको क्या बताया, जब ये डिस्चार्ज करता है तो लाइट सोर्स की तरह बेसिकली यूज हो रहा होगा। यानी अगर यहाँ बल्ब लगा दूं तो चलता है, आपके बैटरी में, घरों में बैटरी है वो चलती है। तो यानी जब ये डिस्चार्ज होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो हमेशा ये गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल की तरह बिहेव करता है। और जब चार्ज होगा तो उल्टा। समझ में आ रहा आपको क्या कह रहा हूं मैं? यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो ये तो था आपका मैं जो बताना चाह रहा था। अब कोई आपसे ये पूछ लिया, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि SO2 इवोल्व हो रही है लेड? ये आपको रिएक्शन के थ्रू पता लगेगी। एक बार अगर आप सुन लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं डिस्चार्जिंग के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप दो चीज देखिए, मेरे सॉल्यूशन में H2SO4 है, यानी H आयन, और SO4 2 नेगेटिव आयन है। जब लेड एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, जो लेड है इस पे बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा एनोड पे। तो इसने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। सो PB से Pb2+ में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होगा, जो ये Pb2+ है ना, ये इसके SO4 जो नेगेटिव आयंस हैं इनसे कंबाइन हो जाते हैं। Pb2+ क्या करते हैं, इन SO4 2 नेगेटिव आयन से कंबाइन होके PbSO4 बना देते हैं। हैंस ये वाली रिएक्शन समझ में आई आपको? सिमिलरली अगर आप एट कैथोड की बात करते हैं, यानी ये वाली, तो PbO2 बेसिकली इसका रिडक्शन हो रहा होगा, राइट। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है ना। Pb2 पे O2 पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, +2 में ये कन्वर्ट हो जाता है Pb+2 में, राइट गाइस। PbO2 से Pb+2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसमें बैलेंस आउट करना चाहेंगे तो बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए PB 1 है,
पीबी दोनों बैलेंस हो गया, अब ओ को बैलेंस करूं मैं इधर, तो इधर मैंने ओ को बैलेंस करने के लिए 2H2O ऐड कर दिया, 2 ऐड हो गए। अब 2 H आयन इधर बढ़ गए तो इधर में क्या हुआ, 4H प्लस ऐड कर देता हूं, 4H प्लस ऐड कर दिए। अब इधर +2 है, इधर +4 का चार्ज हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इधर रिडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंस करा है सिंपल। तो इससे बैलेंसिंग का मुझे कोई मतलब नहीं है, आप ये पता करिए PbO2 बेसिकली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 पे ऑक्सीडेशन स्टेट पे कन्वर्ट हो गया। अगेन अब क्या होगा, जो ये PbO2 है, ये जो Pb+2 है, ये फिर से क्या करता है, वही H जो SO4 है उनसे रिएक्शन करके PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4 रिएक्शन हो गई। तो अगर आप इनको बैलेंस करेंगे तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए Pb2+ से Pb2+ कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपके जो रिएक्शन बनेगी वो ये बन जाएगी, Pb + PbO2 + 4H आयन + 2SO4 2 नेगेटिव, जो दे रहा है हमें PbSO4 + H2O। राइट गाइस, समझ में, ये ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब इन्हें 4H आयन + 2H2SO जो है इसको आप कंबाइन करके H2SO4 भी लिख सकते हैं। राइट गाइस, 2H2SO4, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ऑप्शन देखता हूं मैं, SO2 इज इवॉल्व्ड नहीं, लेड इज फॉर्म्ड नहीं, लेड यूज हुआ है, लेड सल्फेट इज कंज्यूम्ड, PbSO4 नहीं, ये बना है बेसिकली। अगर यहाँ कंज्यूम्ड के बजाय फॉर्म्ड लिखा होता तो सही होता, फिलहाल गलत है। सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड लेफ्ट हैंड साइड में, यानी H2SO4, यस, ये वाला ऑप्शन आ गया आपका, H2SO4 है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, दोबारा देखिएगा समझ में आ जाएगा इसमें फिर से। तो मैंने जिस तरह की भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे आपको मैंने इसमें सब कुछ कराने की कोशिश की है। राइट गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो रिएक्शन दी हुई है अकर्स इन द गैल्वेनिक सेल, बेसिकली इसको हमें क्या बताना है कि ये रिएक्शन किस सेल में हो रही है, सेल नोटेशंस दिए हुए हैं। राइट गाइज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज। मैंने आपको बताया था कि जो भी सेल नोटेशन यूज करेंगे, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो लिखते हैं, एंड राइट साइड में जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है वो लिखते हैं। अब अगर इसको याद रखेंगे तो आपको आ जाएगा। एक और बात बताई थी मैंने कि अगर डायरेक्ट रोड्स यूज हो रही है, जैसे एजी रोड है तो एजी लिखा जाएगा, लेकिन अगर सपोज रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में कोई भी सॉलिड रोड नहीं बन रही है, सॉलिड मेटल नहीं बन रहा है, तो हम कोई इनर्ट रोड ले लेते हैं, और ज्यादातर हम पीटी रोड ले लेते हैं प्लेटिनियम की। राइट, ये आई होप आपको समझ में आया होगा, जो मैंने पहले भी समझाया, नहीं होगा तो आप इसमें समझ लीजिए। देखिए मैं किस तरह बता रहा हूं, इसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है एंड कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। अब इस पे किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, उसकी हाफ सेल रिएक्शन कैसे बनाएंगे। H2 इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ लिख दूं कि H2 बेसिकली H आयन में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ H2। राइट गैस, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसे हुआ होगा। अगेन राइट साइड में जब रिडक्शन किसका हो गया होगा, AgCl का। AgCl का कैसे, देखिए AgCl 2 आयंस है, Ag+ एंड Cl नेगेटिव, राइट साइड में है Cl नेगेटिव + Ag सॉलिड। नाउ गाइज इसको अब ऐसे लिख लेते हैं। देखिए अब क्या होगा, Ag+ से AgS बन गया, राइट, H2 से H आयन बन गया। ठीक है, अब मैं इसके बेसिकली ये क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ AgCl से, जो मैं पूरी रिएक्शन लिख लेता हूँ इसमें, AgCl सॉलिड से आपका Ag बना सॉलिड। राइट, तो Ag+1 से रिडक्शन हो गया इसमें। अब मैं इसका पूरा सेल नोटेशन बनाता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साल्ट ब्रिज है, तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल जितना रिएक्शन दिख रही है उससे देखता हूँ। H2 से H आयन में कन्वर्ट हो रहा है, H2 से H आयन में, और यहाँ से क्या है, AgCl सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है आपका Ag में। राइट, अब रिएक्शन नोट करें, H आयन है। अब देखिएगा इस H2 है, मैंने आपको क्या बताया था, गैसियस है H2, यहाँ H आयन है। जब भी कोई सॉलिड रोड जैसे AgS है यहाँ ना हो तो एक सिंपल PT रोड लगा दें, इधर होता है इधर PT रोड लग जाती। राइट, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए Ag ये AgCl ये कुछ नहीं है। पहला बात देखिए PtH2, ओके, HCl सॉल्यूशन, H आयन है तो Cl, ये Cl सॉल्यूशन Cl नेगेटिव लेके HCl बना सकते हैं, ओके। AgNO3
Ag, ये AgNO3 कहाँ से आ गया? AgNO3 कुछ है ही नहीं। अब PtH2HCl, यस सही लग रहा है। AgCl से Ag में, यस ये सही है। सिमिलरली इसमें देखेंगे PtHCl KCl सॉल्यूशन, KCl K कहाँ से आ गया? K है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। H आयन और Cl नेगेटिव मिलकर HCl बनाए होंगे, राइट। आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा, दोबारा से देखिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ईच ऑफ CuNO3 ट्वाइस AgNO3, ये सब सॉल्यूशन दिया है, इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। जैसे सपोज प्लेटिनियम की रोड यूज कर लियो। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट्स आर, सबकी दी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है। विद इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द कैथोड विल बी। अब देखिए गाइज, सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये 1 मोल पर लीटर में दिया हुआ है, यानी बेसिकली अगर मैं सपोज ये मान के चलूं कि वाटर में दी हुई है, एक्वा सॉल्यूशन है। नाउ रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए डिपोजिशन के लिए, तो Ag प्लस बेसिकली Ag में रिड्यूस हो रहा है, समझ में आपको? Ag प्लस जब रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तब Ag में कन्वर्ट होगा, और ये इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, राइट गाइस, समझ में आपको? इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैपेबिलिटीज के। जो दूसरे को जितना अच्छा ऑक्सीडाइज कर देगा, जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा, वो खुद उतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, राइट, या उतना ज्यादा डिपोजिशन करेगा, राइट गाइस। सो अगर मैं ई नोट की वैल्यू की कंपेयर करूं तो कैसे देख सकता हूं? देखिए, ई नोट की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो ये क्या हो रही है, सबसे ज्यादा Ag की है, देन Hg, Ag प्लस ऑब्वियसली गाइज Hg 2 प्लस है, देन Cu 2 प्लस लिखा है, देन Mg 2 प्लस की पोटेंशियल है ना। इसके अकॉर्डिंग जो दूसरे को जितना जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा उतना जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, यानी उतनी जल्दी डिपॉजिट हो जाएगा, क्वांटिटी भी ज्यादा कर देगा, राइट। सो इसका मतलब जो ऑर्डर मेरा होना चाहिए करेक्ट, वो यही होना चाहिए। नाउ इसमें आप एक चीज नोट करें कि जो Mg 2 प्लस है, मैंने आपको अभी 2-4 क्वेश्चन पहले बताया था कि जो एल्कली या एल्कलाइन अर्ब मेटल्स हैं, जब वे एक्वा सॉल्यूशन में लेते हैं, मोल्टन स्टेट में नहीं ले रहे हैं, तो वे बेसिकली रिड्यूस नहीं होते। अब सॉल्यूशन है मेरा Mg 2 प्लस, राइट, और NO3 नेगेटिव आयंस हैं, और साथ ही साथ इसके H आयन और OH नेगेटिव भी हैं। ना मैं जब इनकी बात करता हूं तो इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है Mg 2 प्लस का इज मच हायर देन H प्लस। इसका जो वजह से होता क्या है, ये खुद को रिड्यूस नहीं करेगा H आयन की कंपैरिजन में। तो इस रिएक्शन में बेसिकली जब आप इलेक्ट्रोड करके करंट पास कर रहे हैं तो H आयन खुद रिड्यूस हो जाएगा H2 में, राइट, 2H आयन लेके। Mg 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं करेगा Mg में डिपॉजिट, सो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा आपको गाइज में क्या कह रहा हूं? सो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपॉजिट क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन Ag Hg Cu, राइट, यानी आपका करेक्ट आंसर इज C, राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिलेटेड टू। नो गाइज, फैराडे के जो लॉ हैं, हम जो पढ़ते हैं लॉज, वे 2 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, राइट। नाउ ये आपको अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, डायरेक्ट ही आप बता सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं, जो फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली क्या बताते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रोड डिपॉजिट या लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, राइट। तो ये आपका W=ZQ आता है ना, वो इसी से आता है कि कितना, जैसे ही मैं चार्ज पास करता हूं तो कितना इलेक्ट्रोड पे मेरा मास डिपॉजिट हो जाएगा, वो ये डिपेंड करता है Q से। तो जितना ज्यादा मैं चार्ज दूंगा, बिजली प्रोवाइड करूंगा, उतना अच्छी तरीके से मेरा मास डिपॉजिट हो जाएगा। अगर मैं वो मेरा चार्ज 1 फैराडे है, यानी 96500 कूलम, तो जो मेरा मास डिपॉजिट है उसको आप क्या बोलते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सिमिलरली सेकेंड लॉ भी क्या करता है, मतलब सपोज सेम चार्ज आप पास देंगे, क्या सेकेंड लॉ क्या कर रहा है, सपोज आपके 3 कंटेनर है, पहले में H2SO4 है,
इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे में CSO4 है, इसमें AgNO3 है। नो इन सब में जब आप सेम जो लाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रांसफर करा रहे हैं सेम, समझना आपको, चार्ज अगर ट्रांसफर सेम है तो जो मास जो डिपॉजिटेड है, चार्ज ट्रांसफर अगर सेम है यानी Q या IT सेम है, तो जो मास डिपॉजिट होगा इन सभी इलेक्ट्रोड्स पे जिस तरह भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। यानी मैं अगर WH2SO4 की बात करता हूँ, वो डायरेक्टली जो कि कितना मास मेरा डिपॉजिट होगा H2SO4 या CuSO4 में, वो बेसिकली इक्विवेलेंट वेट जो CuSO4 या H2SO4 का होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस केस में आपका ऑप्शन क्या हो गया, C आपका करेक्ट आंसर है। राइट गाइज, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन आर। ये अब देखेंगे सब ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सब के सब रिडक्शन पोटेंशियल ही है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अगेन जो रिडक्शन पोटेंशियल वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैपेबिलिटी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग एजेंट के। तो जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल उसका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कैपेबिलिटी, राइट। सो अगर आप इसमें सबसे कम देखते हैं तो क्या होगा, -762 वोल्ट जो है वो सबसे कम है, राइट। सो आपका जो ये है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ए, राइट गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिडक्शंस ऑफ NO3 आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन E0 इज +0.96, राइट गाइस। सो इसमें मैं लिख लेता हूं कि E0 NO3 के लिए रिडक्शन कराने के लिए क्या है, +0.96 वोल्ट्स। वैल्यू ऑफ E0 फॉर सम metal ions are given below this. There the pair of metal that are is oxidized by NO3 in aqueous solution. यानी अगर इससे कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो इससे नीचे होंगे। कैसे, अभी मैं इन सबको अरेंज कर देता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा है, तो ये इससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन पोटेंशियल है इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैपेबिलिटीज। तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये इसको नहीं। अगेन जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा तो वे सब उनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो AU है, ये इन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। ENO3 है, वो इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। HD है, वो इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये है, वो सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ये सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है इस सीरीज में, तो इनमें से किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो इसमें NO3 किस किस को पूछा है, मैंने आपको बताया ये 3 है, Hg FeV। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, A, B एंड D, राइट। Fe इन AU नहीं है, AU की वजह से कैंसिल आउट हो गया, राइट गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए गैल्वेनिक सेल द साल्ट ब्रिज, राइट। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। देखिए गाइस, साल्ट ब्रिज की अगर आपको प्रॉपर्टीज देखनी है तो कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए सबसे पहला क्या होता है कि जो मेरा साल्ट ब्रिज है वो 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है, राइट। सपोज ये है, तो 2 हाफ सेल्स हैं, तो बेसिकली क्या करता है, इन 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है। दूसरा क्या है कि जो साल्ट ब्रिज है ये दोनों सेल्स को कनेक्ट तो करता है, यानी सर्किट कंप्लीट तो करेगा, लेकिन जो साल्ट ब्रिज के अंदर जो आपका केमिकल है वो एक्टिवली जो रिएक्शन हो रही है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता। समझ में, रिएक्शन है, सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आयोनिक मोबिलिटी के अकॉर्डिंग। आयोनिक मोबिलिटी क्या है कि जो बेसिकली जो आयंस हैं, जो सपोज क्या है कि जैसे आयंस हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट है A+ और इसमें B+, तो क्या होता है कि जैसे A+ खत्म कम हुआ थोड़ा सा तो इसको थोड़ा सा प्रोवाइड कर देगा, राइट, या इसमें खत्म हुआ तो इसको थोड़ा प्रोवाइड कर देगा। तो बेसिकली क्या है, जो आयनिक मोबिलिटी है उसको मेंटेन करता है, और इस तरह से क्या होता है कि जो पूरा जो डिफ्यूजन है आयंस का फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर,
राइट, फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, वो उसको मेंटेन करता है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। एक और बात है कि क्या साल्ट ब्रीज, जो साल्ट ब्रीज है वो जरूरी है? साल्ट ब्रीज बिल्कुल ऐसा नहीं है कि साल्ट ब्रिज के बजाय आप ये सेल नहीं बना सकते। साल्ट ब्रिज के बजाय आप यहाँ पे दो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट 1 है यहाँ ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट 2 है ये यहाँ ले लिया, इसको आप साल्ट ब्रिज के बजाय एक पोरस पार्टीशन कर देना इसका, तब भी इसका मेरा काम चल सकता है इसमें। तो साल्ट ब्रिज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। नाउ साल्ट ब्रिज का एक तो ये है क्योंकि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आप इसमें यूज करते हैं सेपरेटली, तो साल्ट ब्रिज क्या है, कनेक्ट कर रहा है सर्किट को, और साथ ही साथ जो दो सॉल्यूशन है ये, इन दोनों को मिक्स करने से भी रोक रहा है, राइट। तो जो मैंने आपको बताया है आप इसको दोबारा से सुनिए, दोबारा से सुन के आप देखेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोबारा से। आई होप आप समझेंगे, राइट, मैं क्या कह रहा हूं। अब ऑप्शंस देखते हैं। डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, yes, this is correct, right. stops the diffusion of ions from one electrode to another, yes, मैंने क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूजन दूसरे में कैसे बंद करते हैं, क्योंकि सेपरेट है, साल्ट ब्रिज सेपरेट कर रहा है दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को, कनेक्ट कर रहा है सर्किट को, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी क्या है कि डिफ्यूजन एक इससे इसमें रोक रहा है, करेक्ट। इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन, कि ये इसके बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकती, नहीं है, मैंने आपको भी बताया पोरस पार्टीशन भी ले सकते हैं, तो ये गलत है। एंश्योर्स मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये बेसिकली इसका अपोजिट ही हो गया, तो ये भी गलत है, राइट, सेपरेट रखता है, राइट गाइस। सो आई होप आपको समझ में आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी, राइट गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक साल्ट ब्रिज बिकॉज, अब देखिए सिंपल वही बताया, KNO3 क्यों हो जाता है ये मुझे मतलब नहीं है, साल्ट ब्रिज की क्या प्रॉपर्टीज है ये पता होना चाहिए। अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है, अब देखिए क्यों यूज किया जाता है। वेलोसिटी ऑफ K+ इज ग्रेटर देन NO3, वेलोसिटी ऑफ NO3 इज ग्रेटर देन K+, वेलोसिटीज ऑफ बोथ K+ एंड NO3 आर नियरली द सेम, एंड KNO3 इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। देखिए KNO3 इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं सपोज आपको ये भी मान के चलूं कि एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही होगी, तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट वैसे भी नहीं करता रिएक्शन में KNO3, तो फिलहाल मुझे इसका कोई वायबल ये तरीका नहीं दिख रहा है। अब वेलोसिटीज की दी है, मैंने आपको बताया था आयनिक मोबिलिटीज के बारे में बताया था कि ये क्या करता है, मेंटेन करता है जो आयनिक्स है उनकी क्वांटिटी या उनका मूवमेंट को, बेसिकली डिफ्यूजन, उनके जो मोबिलिटी है उनको मेंटेन करता है। और वो मेंटेन क्या क्या करता है कि इसकी और इसकी जो मोबिलिटी है, वेलोसिटीज है, वो नियरली थोड़ी सेम रहे, लगभग रहे, यानी ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा हो गई और ये कम हो गई और सेल रिएक्शन स्टॉप हो गई, राइट। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी है।